अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके फिरदौस मार्केट में ताजिर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्या ये कत्ल जायदाद के तनाज़े पर हुआ या ये भत्ताखोरी का शख्साना है? जिन मुल्जिमान ने ताजिर को कत्ल किया उन्होंने कितनी सुपारी ली, किसने सुपारी दी और इस सारे कत्ल का अंडरवर्ल्ड से क्या ताल्लुक है? पुलिस तहकीकात अब तक कहां पहुंची हैं? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। सेकंड हैंड मैं उन्ना ही ਇਹਦਾ ਵੇਖੀ ਹਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਪੈੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਕੋरोना ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੁਆਣਾ ਤੇ ਗਈ ਨਾ बाहर निकलने अंदर। मकतूल नज़ीर साहब अपने घर से नमाज जुमा की अदायगी के लिए निकले। उनके साथ गाड़ी में उनके 2 बेटे और एक भतीजा मौजूद थे। फिरदौस मार्केट मस्जिद में जाकर उन्होंने नमाज अदा की और जैसे ही वो नमाज पढ़ के बाहर चौक में आए, फिरदौस मार्केट चौक में आए, तो दोनों जानिब से शार्प शूटर्स ने आके उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसके अंदर जायदाद का तनाज़ा बताया जाता है, लेकिन मुद्दई जो हैं वो कहते हैं कि उनका मुल्ज़मान के साथ जायदाद का कोई लेन देन ना है, बल्कि मुल्ज़िम उनसे जिसने कत्ल करवाया है शहबाज दुबई में बैठ के भत्ता मांगता था और भत्ता ना देने के ऊपर उसने अपने शार्प शूटर भेजे। एनी शाहिद जो उनका भतीजा है वो हमारे साथ मौजूद है और इस बच्चे को बाजू में गोली भी लगी थी। इससे पूछते हैं कि इसने उस दिन क्या देखा, आप लोगों ने क्या देखा वहाँ पे और आप क्या कर रहे थे वहाँ पे फिरदौस मार्केट? हम जुम्मा पढ़ने गए थे और वापसी जब मस्जिद के निकले थे हम सिग्नल पर रुके जब, तो एकदम से 4 लोग थे और 2 इस मोटरसाइकिल में, एक इस मोटरसाइकिल में। जब 2 दूसरी मोटरसाइकिल में थे ना, उसमें एक आदमी आया भागकर, उसने एकदम से ब्रस्ट मारा बस, और हमने फिर अपने आप को जख्मी पाया और तायब फौत हो गए। आपके जो मौके पे फौत हो नज़ीर साहब मौके पे फौत हो गए, आप जख्मी हुए और आपके साथ और कौन कौन गए। था? और कोई, मेरा भाई था और मेरा कज़न था जी। वो दोनों सेफ रहे? वो दोनों सेफ है। तो आप जब ये फायरिंग होगी, आपके ताया वहाँ पे फौत हो गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम 15 मिनट काफ़ी मतलब इंतज़ार किया, तब पुलिस आई हो, तब एम्बुलेंस आई, तब 1122 आई। उससे पहले हम निकल गए थे। फिर एक आदमी था, उसने मदद की थी हमारी, फिर हम निकल गए थे। आपको भी इसमें गोली लगी? गोली कहाँ पे लगी? और एक यहाँ पे लगी और एक हाथ पे लगी। और अब जख्म वगैरह ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो जिन लोगों ने फायरिंग की, आप लोगों को पता है कि उन्होंने क्यों फायरिंग की? वो कौन लोग हैं? उनमें से किसी को जानते थे आप मुल्जिमों में से? जी, उनमें से मतलब जानते तो नहीं थे वो शूटर्स को, थोड़ा बहुत देखा था उनकी शक्ल, जानते नहीं था हमने, पर उन लोगों हमारी काफ़ी रैकी की हुई थी, देखा भी होता। हमें 10 जुमा में हमको फॉलो किया था और पहले उनका हो नहीं सका, तो इस बार इस जुमे हुआ था उनका 13 मार्च को। ठीक है, आप बताइएगा, आप उनके जो मकतूल है नज़ीर साहब, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? मैं उनका सगा भाई हूँ जी। हाँ, उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई थे। हाँ जी। ये वाक़या क्यों हुआ? पुलिस कहती है कि कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं सर, जायदाद का कोई तनाज़ा नहीं है। हम अपना कारोबार करते हैं, टैक्स पेड आदमी हैं जी हैं। बच्चों को पढ़ा रहे थे इधर, हम अकबरी गेट पहले रहते थे, फिर इधर शिफ्ट हुए हैं डिफेंस में बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, शरीफाना ज़िंदगी गुजारने के लिए। तकरीबन मेरा ससुर था ना, जो मेरा ताया भी था, उसकी बेगम ने उसने तकरीबन आज से 40 साल पहले तलाक दे दी हुई थी। ठीक है, उसके साथ इस लड़के को भी लिख दिया हुआ था। ठीक है, ये लड़का तकरीबन 2007 में है और कहता है जी कि मैं आपका साला लगता हूँ रिश्ते में। हमने कभी आप मम्मी तो बड़े को ही नहीं बताया, क्योंकि वालिद भी फौत हो गया, वालदा भी इसकी फौत होगी। ठीक है, मेरे वालिद साहब उस वक्त याद थे, उन्होंने कहा थे, अब उन्होंने मैं बताया कि हमने इसको लिख दिया हुआ है, ये किसी तरीके से नहीं बन सकता। उन्होंने जिसको इसकी वालदा को तलाक हुई थी ना, उसमें इसको लिख दिया था। ठीक है, ये आगे मुझे 200 करोड़ रुपया दो, मेरे भाई को फ़ोन करता था। मेरे भाई ने आया अकबरी गेट में आके, हमारे उधर पुराने घर में आके कैमरे वगैरह भी तोड़े हैं। ठीक है, वो उस वक्त हम थाने में गए हैं, थाने में उन्होंने बुलाया इसको पूछा तुम कौन, किसका बेटा? इसने कहा जी मैं लालदीन का बेटा हूँ। उन्होंने कहा तेरे तो रिश्तेदारी नहीं बनती, तू कहाँ से आ गया हैं? तो इनके सिक्योरिटी कैमरे वगैरह को दौड़ो, वहाँ से माफ़ी मांगी है जी, मैं आइंदा से तंग। फिर मेरे भाई ने दरख्वास्त भी दी थी कि मुझे जान का ख़तरा हो तो इस बंदे से होगा, नज़ीर साहब ने। हाँ जी, लेकिन उसके फिर तकरीबन समझ लें कि 2007 निकल के 2019 में फिर ये दोबारा
आया और हमें यही क्या था, पता ही नहीं था एकदम। भाई तकरीबन 5 साल से फरदौस मार्केट में कारी जवाहर बहादुर साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। वो यहाँ से डिफेंस स्पेशल नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। हाँ जी, वो बच्चों को भी उस दिन साथ लेके गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बस नमाज़ पढ़ के वापसी निकले हैं तो इशारे पे खड़े हुए हैं तो अंदर उन्होंने फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया। तो वजह क्या बनी है फिर? ये वजह तो बाद हम तो जब आप कह रहे हैं कि आपका रिश्तेदार नहीं है, उसकी रिश्तेदारी कोई नहीं बनती, तो फिर क्या भत्ता वगैरह मांगता, क्या भत्ता वगैरह ही मांगता था। हाँ जी, तकरीबन अब 2011-12 तक लगा रहा है। उसके बाद हमें नहीं पता चला कि ये कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया, हमें कुछ नहीं पता था। ठीक है, इसलिए तो भाई इजी हो गए, नमाज पढ़ने जाते थे किसी तरह, इसलिए तो मैंने पर्चा पहले नाम करवाया था। ठीक है, वो तो पुलिस ने अपना दिन रात अपना मेहनत की, उन्होंने बताया कि ये बंदे हैं, तो हमने बंदे जब कैमरों में देखे हमने पहचान लिए तो उसके बंदे हैं। शार्प शूटर्स को आपने कैसे पहचाना? शार्प शूटर इसके साथ पहले भी एक वकूबे में हमने उसको देखा था, अकबरी गेट जब आया था ना, हमने उसको देखा था। वो थाने में जब आपने सामने हुए थे ना, वो लड़के हमने इनके साथ देखे थे। आप भी उन लड़कों को जानते हैं? हाँ जी, मैं उन लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ और देखा हुआ कई दफ़ा इनको देखा हुआ है उसके साथ। हाँ जी, तकरीबन जो पहले हमने देखे थे वो एक लड़का इसके साथ हामिद है, वो उसका भट्टी है, वो सारा वो हमने पता किया है, वो मैंने उसका नाम वगैरह सब पता कर लिया है। हाँ जी, तकरीबन पहले भी देखा हुआ था उनको। जो मुलजिम है उनमें से 3 मुलजिम जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शहबाज जो खुद को आप लोगों का रिश्तेदार बताता है वो भी फरार है, और एक जो मेन शूटर जो गोलियां वगैरह चलाई हैं वो भी फरार है, जिसने भाई को गोली मारी। आप लोगों को कोई धमकियां वगैरह मिल रही है? कोई धमकियां यहाँ तक के लोगों के लिए पैगाम आ रहा है कि मुझे 200 करोड़ रुपया दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। अभी पिछले दिनों ने व्हाट्सएप पे दुबई से कॉल किया है कि बिल्ले अपना मेरी भाभी को नंबर पे उसने कॉल किया कि आपके इसके तुम्हारे बेटे को है ना मैं मार दूंगा, ये कोरोना की वजह से अंदर बैठा, मेरे बंदे तो तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं। सेकंड हैंड मैं ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੇਖੀ ਹਸ਼ਰਗਿੱਡਾ ਪੈੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਆਣਾ ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਅੰਦਰ तकरीबन। तो अक्सर मैंने देखा एक अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक बंदा मोटरसाइकिल में पिस्टल लेके हमारी कोठी के बाहर है, वो तो गार्ड ने देखा तो गार्ड को देख के भाग गया। हम तो घर से निकलना हमारा हाल हुआ हुआ है, हम कारोबार करें कि या दुश्मनियाँ करें हैं। हमें तो पुलिस से बड़ी अपना इमदाद की ज़रूरत है। किस किस्म की इमदाद आप चाह रहे हैं कि पुलिस इमदाद हमें सिक्योरिटी दें, देखें वो कैसे वो लोगों को मार रहा है, उसका जाकर रिकॉर्ड याफ्ता है, हमने उसको पता किया। वो तो लोगों को उसने 15-20 कत्ल करवाए हुए हैं, मनशियात फरोश हैं। हाँ जी, वो तकरीबन अंडरवर्ल्ड लिस्ट में उसके भाइयों का नाम है, उसका नाम है अंडरवर्ल्ड में नाम है ये शहबाज की। आप वो लिस्ट उठा के देख लें अंडरवर्ल्ड की। ये पिछले दिनों आपने देखी थी, उसके भाइयों का भी नाम है, उसका भी नाम है। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने आपके ये मुलजिमों को गिरफ्तार किया, आपने उनसे ये सारी बातें की तो उनका क्या कहना है? हाँ जी, वो लगे हुए हैं, कहते हैं हमें आप अगर निकलना हो कहीं तो वो सिक्योरिटी वगैरह भी देते हैं हमें, हमारे साथ तावन कर रहे हैं, पुलिस तो कर रही है तावन हम, लेकिन अपील है कि आला अफसरान से हमारी कि इनका कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। तो जिसको चाहे मार रहे हैं, जिसको चाहे आप जाकर कभी इनके इलाके में आप खौफ और राज देखें इनका कि लोग अपना मकान, मैंने पता किया ना वो दोस्तों वगैरह से, उन्होंने कहा कि ये लोग इधर से मकान बेचते हैं, वो इसको 10% कमीशन देंगे। जो इसको पैसे ना देगा उसका मकान नहीं बिकने देता ये, उसके बंदों को गोलियां मरवाते। पिछले दिनों उसने एक ताजर कत्ल करवाया। कहाँ पे? ये उर्दू बाजार का, उसके बच्चों को थर्ड किया, वो बेचारे अपना उन्होंने सुलह कर ली है। तो आप लोगों पे भी सुलह का कोई प्रेशर है? वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कहता है नहीं तो आपके बच्चे मार दूंगा, आपको बाहर नहीं निकलने दूंगा। आप लोगों की आमदोरफ्त हो रही है बाहर, आप लोग जा रहे हैं? नहीं जी, कहीं भी नहीं जा रहे। एक तो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे और फिर भी बहुत डर रहा है। आपने देखा होगा कि बाहर हमने गार्ड खड़े किए हुए हैं। हम तो शरीफ आदमी हैं, तो हमें किस मसले में इसलिए डाल दिया हुकाम बाला से कि किस किस्म की इनका अपील मैं करूँगा कि ऐसे जालिमों को इनका अंजाम दिखाना चाहिए, पुलिस को ख़ासकर पुलिस को इसका अंजाम दिखाना चाहिए कि ये लोग ये किराए के कातिल लेते हैं और उनको पैसे देते हैं और बंदे मरवा रहे हैं, और वो तो ऐसे दान बना हुआ जैसे फिल्मों में बनते हैं, जिसको चाह मरवा दिया, जिसको चाह। हाँ, उसके बच्चों को प्रेशर डाल के सुलह करने। हमें भी पूरे थर्ड्स हैं, वो तो पुलिस हमारे साथ लगी हुई, कोई मेहनत करे, हमें कोई आसरा दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करें। हम तो अपील कर रहे हैं आला काम से कि इसका बंदोबस्त होना चाहिए ऐसे जालिमों का। जी बहुत शुक्रिया।
जी, आपने सुना कि मकतूल के छोटे भाई और भतीजे जो हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको अभी भी ख़तरा है और मुलजिम जो है वो दुबई से बैठ के ना सिर्फ इनको कॉल्स करके सुलह के लिए प्रेशराइज कर रहा है बल्कि इनसे 200 करोड़ रुपया मांग रहा है। उनका कहना है कि उसने किराए के कातिल जो रखे हुए हैं वो अभी भी इनकी रैकी करते हैं, इनके इलाके में फिर रहे हैं और पुलिस हुकाम से वो यही अपील बार बार कर रहे हैं कि ना सिर्फ इनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए बल्कि जो उसके किराए के कातिल, उजरती कातिल यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी कोई सदेबाब किया जाए। लेकिन मैं उन्ना ही जरा वेखियां शर्गिटा पैड़ा करदा सबर कर कोरोना के जाड़ दे विच किन्ने दिन घर रहना सवाना ते गई ना बाहर निकलने अंदर। फिल्मों में देखा जाता है कि लोग बैरून मुल्क बैठकर किसी की सुपारी देते हैं और अपने मुखालिफ को मरवा देते हैं। इसी किस्म के वाक़यात जो हैं वो लाहौर में भी होना शुरू हो गए हैं। मार्च में एक ऐसा ही केस पेश आया जहां पर मुखालिफ ने दुबई में बैठ के अपने करीबी रिश्तेदार को प्रॉपर्टी के तनाज़े पर अपने शूटर से सुपारी देकर कत्ल करवा दिया। ये केस पहले थाना लेवल के ऊपर इसकी तफ्तीश हुई लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके और उसके बाद जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती गई और फिर तफ्तीश को CIA मुंतकिल किया गया तो CIA ने अब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये शार्प शूटर्स कौन हैं, कितनी सुपारी देने के बाद इस बंदे को कत्ल करवाया गया, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम DSP इकबाल टाउन CIA अली भट्ट साहब के पास मौजूद हैं। भट्ट साहब, पहले फिल्मों में हम इस किस्म की चीज़ें देखते हैं कि किसी की सुपारी दे दी और किसी को कत्ल करवा दिया, लेकिन लाहौर में भी ये एक इस किस्म का वाक़या सामने आया जिसके अंदर दुबई में बैठ के बंदे ने शूटर से अपने उस रिश्तेदार को मरवा दिया जिसके साथ उसका प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है। ये वाक़या क्या है, कौन लोग हैं, कैसे मरवाया गया, कितने पैसे दिए गए? ये वाक़या इस तरह जी कि शहबाज नामी आदमी है, शाहबाज के अंदर नोटोरियस आदमी है बेसिकली। उसके ऊपर पहले भी कोई 5-7 मुकदमे इसी तरह इसी नौयत के मुकदमे हुए थे। वो बाद में हमने जब ये तफ्तीश हमारे पास आई है तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी देखने वाली थी। एक तो बंदे आइडेंटिफाई करने थे हमने, फिर उनको हमने बंदे पकड़ने थे। इसके लिए हमने जब तफ्तीश आई है तो मुझे DI साहब ने, SSP साहब ने और SP CI साहब ने बड़ी वाज़ेह हदायत दी हैं कि आपने इस बंदे को पकड़ना है, ये बड़ी जुल्म हुआ, बड़ा ज़्यादती हुई है। दिन दहाड़े एक लाहौर का ताजर है, उसका मर्डर हो गया तो 2 माह हो गए हैं, इसका अभी तक बंदा ट्रेस नहीं हो रहा। इसके लिए SP साहब इन्वेस्टिगेशन है और DIG साहब ने हाथ में बड़ी मुझे गाइडलाइन दी है कि आप इस एंगल से तफ्तीश करें। तो इसमें मुख्तसर आपको ये बताऊंगा कि जब हम मौके पे गए हैं, मौके से हम तफ्तीश शुरू करते हैं दोबारा। मौके पे जब गए हैं तो सेफ सिटी की मदद से कुछ बंदों के चेहरे थोड़े से धुंधले से थे। और चूँकि हमारी अपनी एक ह्यूमन इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है CI में, आपको बता अलहमदिल्ला, तो हमने वो तस्वीरें वगैरह बांटी। मुख्तसर ये कि महीने डेढ़ के अंदर हम बंदों तक पहुँच गए। जब हमें जिन बंदों पे शक पड़ा कि ये बंदे हो सकते हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने निकलवाया तो वो ऑलरेडी ही इन केसेस में इन्वॉल्व थे। किन केसेस में? ये एक इन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर को मारा था, अपने गढ़ी शो के इलाके में मर्डर किया था। ये बाद में उससे सुलह कर ली शहबाज वगैरह ने। एक अकूरी मंडी का कोई ताजर था, उसको मर्डर करवाया था उन्होंने। बाद कोई 4-5 माह बाद लोगों को बीच में डाल के उससे सुलह कर ली। क्योंकि हमें एक आइडिया था उनके फेशियल रिकग्नाइजेशन जो हमने करवाई है, वहाँ से हमें एक आइडिया हमने लोगों तक पहुँचाया, किसी से हमारी हेल्प की लोगों ने। जब तस्वीरें आई हैं तो उससे हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये लोग हैं। उनका रिकॉर्ड निकलवाया तो सेम केसेस इस तरह के शूटिंग के सामने आ गए कि ये लोग पैसे लेके बंदा मारते हैं। पहले भी शहबाज के लिए काम कर चुके हैं। शहबाज का और मकतूल का आपस में क्या रिश्ता था और शहबाज इस टाइम कहाँ पे मौजूद है? शहबाज इस टाइम जो हमने ट्रैवल हिस्ट्री लिया हमारे मुताबिक तो बैरून मुल्क है, दुबई में बैठा हुआ है। और ये जो शहबाज क्लेम करता है कि जो मरने वाला है ये इसके ताए का बेटा है, जबकि जो मरे हैं और जो मरा है और जो मुद्दई है उसका भाई, वो क्लेम करता हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो प्रॉपर्टी का मैटर है, ये क्लेम करता है कि मेरे वालिद की प्रॉपर्टी के साथ है। इसकी वालदा शायद इसके वालिद, शहबाज के वालिद ने कोई डिवोर्स दे दी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चला गया था। वो उसका वालिद क्लेम ही नहीं करता कि ये मेरा बेटा है। जब ये बड़ा हो गया ये क्लेम करता है कि मैं उसी का बेटा हूँ, तो मुझे आप प्रॉपर्टी दे। उन्होंने इसे कहा तो कोर्ट के थ्रू ले जा। ये कोर्ट के थ्रू इसने केस किया, कोई इस तरह का मैटर हुआ, इसने दुबई चला गया खुद। पीछे अपने वही रवायती शूटर जो इसके पहले थे, जो पहले भी चलान हो चुके हैं, वो लोगों से सुलह करने की बिना पे बाहर आए हैं।
वो उनके ज़रिए इसने उनको अपने रिश्तेदार को कत्ल करवा दिया दिन दिहाड़े। अब आपने इस कत्ल में कितने मुलजमान को गिरफ्तार किया? हमने इस कत्ल में टोटल 4 मुलजमान हैं इस कत्ल के मुकदमे में, जिसमें से 3 हमने पकड़ लिए हैं, एक हमने शनाख्त पेट के लिए भेज दिया। और चूँकि हमने सेफ सिटी की मदद से इनको पहचान लिया था जब, तो फिर मुद्दइयों ने इनको नामजद कर दिया था 2 को, 3 को नामजद कर दिया, जिसमें नुमान था, नामजद है नुमान भट्टी, हामिद है और सलमान भट्ट है, ये तीनों नामजद हैं। एक को पहचान नहीं रहे थे, वो इनकी निशानदेही में 18 तारीख को जब गिरफ्तार किया उसको पकड़ा तो उसको फिर हमने शनाख्त पे भेज दिया। वो जब मुद्दई उसको शनाख्त करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उसको भी रिमांड पर लेके आएंगे। पर सर जब आपने मुलजमान गिरफ्तार किए तो उन्होंने क्या बताया कि शहबाज, जैसे आप कह रहे हैं कि वो दुबई में बैठा हुआ है, जी जी, तो उसने इनको एक टर्म बड़ी कॉमनली यूज़ होती है फिल्मों के अंदर, सुपारी देना और फिर बंदों को मरवा देना, ये तो ये किस तरह से उसने इनको रब्ता किया, कैसे इन्होंने मारा? ये एक्चुअली ना उसके पक्के बंदे हैं शहबाज के, क्योंकि वो रियल एस्टेट का भी काम करता है, फटे वाली प्रॉपर्टी लेता है, आए दिन किसी को फायरिंग करवा दी, किसी को डरा धमका दिया, किसको अपना मंथली पे रोल पे भी रखा हुआ है। और इस तरह के जब बड़े काम कोई करवाता है तो फिर इनको 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक की बुलाई कर देता है। अच्छा। ये 5-6 बंदे उसने पक्के रखे हैं। इस केस में उन्होंने कितने पैसों की सुपारी दी थी और कितने पैसे? इसमें वो बता रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपये उसने देना था, तो वो उसी दिन दुबई गया सुबह 10 बजे और दोपहर के वक्त अपना जुमे के वक्त ये मर्डर हुआ फिरोज मार्केट चौक में। चारों बंदे में से मर्डर के दौरान उन्होंने ही मर्डर किया। और ये 10 लाख रुपये उसने कहा था तुम काम हो जाए तो मैं तुम्हें दुबई से भेज देता हूँ 10 लाख। टोटल 10 लाख 4 बंदों पर डिवाइड होना? 4 बंदों पर डिवाइड होना था। और मुख्तसर इनका वो वैसे भी खर्चा उठाता ही रहता है, इनका मंथली कोई ना कोई दे देता 20,000 50,000 10,000 जब इनकी जरूरत होती। तो जो शहबाज है अब उसको गिरफ्तार करने के लिए कैसे कोशिशें की जा रही है? शहबाज के लिए जी हमने इसमें अपना एसपी साहब, हमारे जो डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन है और इशार अस्कर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी है इस मामले में कि इस केस को अपने हैंडल कर जब हमने इनको पकड़ना था उस वक्त डॉक्टर नाम वही साहब ने हमें बुला के कहा था आप इन्हीं एंगल में तफ्तीश करें। इसके लिए हमारे एसपी साहब सीआईए जो है अपना आसम साहब, वो डेली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट लेते रहे हमसे। कई दफ़ा ऑफिस में आकर उन्होंने कहा आप ऐसे करें गाइडलाइन देते रहे। उससे अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, कामयाबी मिली है। मैं शहबाज का आपकी करवाने लगा। अब शहबाज के लिए हमने एक इसकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री ली है, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद इसका हमने अपना रेड वारंट जारी करवाया। वो CCO साहब की तरफ से लेटर चला गया। अब FIA की तरफ से लेटर जाना, तो इंशाल्लाह ताला जो ही ये कोरोना वाले राह ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अपना इंटरपोल के जरिए इसको लेकर आएंगे। तो जो उसका किरदार है इंशाल्लाह उसे कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। तो बट सर जैसे आपने बताया कि वो पहले भी मर्डर और फायरिंग के वाक़यात में मुलविस और जिन शूटर्स को आपने गिरफ्तार किया है ये यूं ही किसी बंदे की सुपारी लेके बंदों को कत्ल भी कर देते हैं, जख्मी भी कर देते हैं, तो फिर ये हमेशा बाहर कैसे आ जाता है? एक आधा केस तो आपने बताया कि सुलह कर लेते हैं, तो हर बंदे को दबाव डाल के सुलह कर लेते हैं, तो फिर पुलिस कहाँ पे? सर पुलिस का काम है पकड़ना, एविडेंस इकट्ठे करना, उसको कोर्ट तक लेके जाना। और अब ये मुद्दई को चाहिए ना थोड़ा सा स्टैंड ले। मैं आपको आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। आप कह रहे हैं ना पुलिस कहाँ है? अब इस मुकदमे में शनाख्त पेड होनी है, तो अब मैं बाउंड नहीं हूँ, कानून में बाउंड नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक हमदर्दी की बिना पे हम उसे एक सिक्योरिटी देंगे कि यार वो शनाख्त पेड करने जाए या कोर्ट में जाए या उसको कोई मसला ना हो जाए। तो हम तो अपने एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो कानून में नहीं है कि आप मुद्दई को सिक्योरिटी दें या 4 गनमैन दें, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ के ये काम करते हैं। तो लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा स्टैंड ले, जिनके प्यारों को ये मारते हैं, हमसे कोई इनको चीज़ चाहिए, हम हाजिर होते हैं आधी रात को भी, तो लोगों को चाहिए थोड़ा स्टैंड लें। बहुत शुक्रिया। आपने DSP CIA अली भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी कि मुलजमान जो हैं उन्होंने दुबई में बैठे शख्स से सारी गाइडलाइन दी और उसके बाद उसके मुखालिफ यानी जो रिश्तेदार जिसको वो क्लेम करता है उसको फिरदौस मार्केट में कत्ल किया। और मुलजमान पहले भी इस किस्म के वाक़यात में मुलविस है, यानी पहले भी वो लोगों की सुपारी लेके उनको ज़ख्मी यहाँ कत्ल करते रहे हैं और हमेशा मुद्दइयों के ऊपर दबाव डाल के बाहर आ जाते हैं। इस दफ़ा ये देखना है कि CIA ने इनको दोबारा पकड़ लिया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुद्दइयों ने भी इनको पहचान लिया। अब मुद्दई से फिरते हैं या कैफे किरदार तक के मुलज़िमों को पहुँचाते हैं। लाहौर में गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है जिसके अंदर मुखालफिन शार्प शूटर्स के ज़रिए अपने दुश्मनों को मरवा रहे हैं। इसी किस्म का एक वाक़या फिरदौस मार्केट के इलाके में पेश है जहां पर शहबाज नामी शख्स ने दुबई में बैठकर 4 शूटर्स को हायर किया और उससे अपने मुखालिफ जो उसका रिश्तेदार भी बताया जाता है उसको कत्ल करवा दिया। चारों शूटर्स में से 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है, 2 CIA इकबाल टाउन के पास है, जबकि एक को शनाख्त प्लेट पे भेजा और एक शख्स जो है अभी वो फरार है।
इन लोगों ने कैसे मकतूल को कत्ल किया, कितने दिन रैकी की, कितने पैसे मिलने थे, कितने पैसे वसूल कर लिए, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इस टाइम हम CIA इकबाल टाउन में मौजूद हैं। दोनों मुलजिम यहाँ पे मौजूद हैं। यार आपका नाम क्या? आपका? कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हो? कोई नुमान के साथ मेरा रिलेशन है भाई का। नुमान कौन है? तकरीबन अगर जान 2 बार उनसे मुलाकात हुई है मेरी, ठीक है। वो उसको हो गया कोई 6 माह। नुमान कौन है? नुमान मेरा मोहल्लेदार था पहले। और तुम लोगों का जो ग्रुप है ये, उसको उसका सरगना भी है? तो इसका कोई मतलब नहीं है। किसके कहने पे तुम लोगों ने रैकी की इस बंदे की? सर नुमान की मुझे कॉल आई थी, ठीक है। उसने मुझे कहा आओ ज़रा जाना है एक जगह पे। मैं उसके साथ चला गया, ठीक है। वहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे गुलबर्ग में, ठीक है। वहाँ मस्जिद के बाहर मुझे उसने खड़ा किया, ठीक है। 2 बार मैं पहले गया हूँ उसके साथ। तो ये वकूवे से 2 दिन पहले उसने मुझे बताया था कि इस तरह जाना है, ठीक है। तो मैं उसके साथ चला गया वहाँ पे। आगे तो जिस बंदे को कत्ल किया उसको 2 दफ़ा पहले रैकी की उसकी? कहाँ पे? एक गुलबर्ग में रैकी की? वहीं पे मस्जिद। तो बंदे को जानते थे जिसको मारना है, वो कौन है? कितने पैसे मिलने थे इस बंदे को मारने के लिए? कोई पैसा नहीं लिया मैंने, ना ही पैसों की कोई बात मेरे साथ हुई। मुफ्त में बंदा मारा? नहीं सर, मैंने मेरे साथ कोई पैसों की बात नहीं। तो फिर इनके साथ क्यों थे मुलविस? सर ऐसे ही चाहने के लिए गया जैन बस। शौक है कोई भाईगिरी का, कोई इलाके में अपना रोड शो जमाने? नहीं सर, हाथ पे टैटू भी बनवाया हुआ तुमने, ये क्यों बनवाया हुआ? शौक ही है सर। ये गोलियां शोलियां भी लगी हैं सुना है? एक लगी है हिप पे। पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं? तो फिर फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो तो फिर तुम नुमान वगैरह जिनका बैक ट्रैक भी है, जो शार्प शूटर के तौर पे भी काम करते हैं, फिर उनके साथ दोस्ती यारी क्यों रखी हुई? सर वो बेसिकली मेरा 6th क्लास में पहले क्लास फेलो था, ठीक है। 1 साल ही हम इकट्ठे पढ़े हैं। उसके बाद मोहल्ले में है था, मोहल्लेदार था, ठीक है। तो काफ़ी देर हो गया उनको वहाँ से छोड़ के वो शादबाग चले गए, ठीक है। तो मिलते जुलते थे एक दूसरे को, बस इसी वजह से। सही, बस बगैर पैसों के बंदे को मारने का किया। भाई जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद हामिद। और इन सारों को कितने अरसे से जानते हो? इसको तो मैं थोड़ी देर से जानता हूँ, दूसरी तीसरी मुलाकात है इसके साथ। अच्छा। नुमान की वजह से। और तीसरा जो मुलजिम है, चौथा मोजी डार, उसके वो साथ कौन? मेरा रिलेशन तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया। जिसको मारा है आप, हाँ। उसके कुछ जानते थे, कोई ताल्लुक वगैरह था पहले? मैं पहले जानता था उसको। कैसे? यानी कि ये शबाज जो है ना, उनकी गली में रहते हैं हम, उनके रेफरेंस से मैं जानता था उसको। शबाज कौन है? लल्ला शबाज, ये गली में रहता है हमारे। अब कहाँ पे है? अब दुबई है। तो जिस बंदे को तुम लोगों ने मारा है, हाँ जी, शबाज ने उसको दुबई से बैठ के मरवाया? हाँ जी। क्यों? ये जायदाद का कोई तनाज़ा है, मतलब कोई फैमिली मैटर है। तो उसने हमें नहीं कहा मारने के लिए, उसने नुमान भट्टी को ही हायर किया हुआ था। आगे मतलब 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी। नुमान भट्टी को कितनी सुपारी दी थी उसने इस बंदे को मारने की? उसका मुझे इलम नहीं है, लेकिन कुछ 2 दिन पहले जो है ना, मुझे नुमान भट्टी का फ़ोन आया है। उसने बोला कि मेरी भाई से बात हो गई है शबाज से, तो ना जब मैं फ़ोन करूँगा ना तो जुम्मे वाले दिन जो है ना उधर फिरदौस मार। कैसे मारा उसको? इधर से घर से गए हैं। कहाँ से? ये MM मालम रोड पे मुझे मिला है। इधर से मोची और मैं गए हैं, मेरोज़ लड़का जो है ये आगे खड़ा था। वो हम पहले गए हैं उधर, तो 10 मिनट बाद ये आ गया। फिर उधर से जो है ना वो मस्जिद की तरफ हम गए हैं। तो कहता है मैंने मतलब किसी बंदे को डराना है। हम साथ चले गए हैं, आगे गए हैं। तो आगे जाके जो है ना उसने मतलब वो मस्जिद से जुम्मा पढ़ के निकला भाई, तो इशारे पे आया, मेन इशारे पे फिरदौस मार्केट के। तो हम लेफ़्ट साइड खड़े थे, वो राइट था। उसने उधर से फायरिंग की, मुझे भी फायर लगा, इसको भी लगा। उधर से फिर जो है ना वो बंदा मर्डर हो गया। उधर से हम फिर भाग गए। उसके बाद जब बंदे को मार दिया फिर कहाँ पे गए? फिर आगे गए हैं तो वो किसी लड़के के साथ चला गया, उसने हेलमेट डाला हुआ था। तो हम दोनों जो है ना घर चले गए। तो CCTV फुटेज में तो तुम दोनों एक मोटरसाइकिल पे नजर आया, वो अलग मोटरसाइकिल पे नजर आया, सर, फायरिंग होती? जब उसने फायरिंग की है ना, तो वो मतलब उसके पीछे, मोजी के पीछे बैठने की बजाय ना आगे ना पिस्टल लेके हमारे पीछे बैठ गया वो, यानी कि भाग के हमारे पीछे बैठ गया वो। तो तुम ये तो कहता है मैं पहली दफ़ा इस सारे वाक़े में आया हूँ, यानी कोई भी वारदात में पहली दफ़ा आया हूँ। हाँ। तो तुम्हारे पर कोई मुकदमे वगैरह दर्ज हैं? मुकदमा है मुझ पे 302 का है। वो मोहल्ले में केबल से लड़ाई हुई थी, वो बंदा मर्डर हो गया था। तो तुम्हें कितने पैसे मिलने थे इस सारे वाक़े में? पैसे वो 10 लाख का बोला था, लेकिन मिला नहीं वो। बाकी लाला शबाज दुबई है। शबाज के लिए पहले भी काम करते रहे?
काम ये केबल का ही करते रहे हैं, मतलब ऐसा वैसा नहीं किया कोई काम, लेकिन काम केबल का ही करते रहे हैं साथ। तो कोई 8-9 साल हो गए थे हमें। फिल्में देखते हो? वो तो सारी देखी। तो फिल्मों के अंदर वो जो सुपारी, दादागिरी, भाई लोग, वो उससे इम्प्रेस तो नहीं हुए? नहीं सर, बस वैसे ही मतलब हो गया, एक हादसा हो गया, मतलब नहीं समझ लगी। तो हादसा तो एक दफ़ा होता है ना। अब तो पुलिस कहती है कि मुतअद्दिद केसों में मुलव्विस हो, लोगों की टांगों पे मारना, सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी तुम लोगों ने कत्ल किया, सारा नहीं, कुछ। वो सेंट इंस्पेक्टर था, वो शालीमार का था, उसमें हमारा मतलब हम मुलव्वस नहीं है, वो आप जाके थाने से पूछ सकते हैं। वो नुमान भट्टी का ही जो है ना, उसने किया जो किया। नुमान भट्टी ने कितने कत्ल किए होंगे? फिलहाल वो एक पहले किया उसने, एक ये किया है, 3 को किए हैं। नुमान भट्टी पाकिस्तान में है, वो भी बाहर फरार हो गया। उसका अभी पता नहीं है, क्योंकि हम तो पकड़े हैं, कोई 10-11 दिन हो गए हमें पकड़े हुए। तो अब 10-11 दिन हो गए हम इधर हैं, हमें तो अभी फ़िलहाल पता नहीं है कि मतलब किधर है। वो भागा ही है, अभी इश्तिहारी अभी इधर है कि मतलब बैरून मुल्क चला गया है इसका भी। इस केस के अंदर एक चीज़, एक नुक्ता ये भी है कि नज़ीर को मारना जो था वो सिर्फ मकसद नहीं था। नज़ीर 3 भाई हैं, तीनों में से किसी को भी मारना था। ये भी इससे पूछते हैं, ये 3 भाई थे, 2 रोज़ तुम लोगों ने रैकी की, इससे पहले तुम लोगों ने नज़ीर के छोटे भाई को मारने की कोशिश की, वो नहीं मरा, क्या हुआ? ये सारा वाक़या क्या हुआ? हम डिफेंस गए थे, ये सलमान भट्ट, मैं और नुमान भट्टी, हम गए थे मौजी डार, ऐसे ही गए थे। लेकिन जो है ना वो मतलब उधर ना कोई टाइमिंग नहीं बनी, मतलब कोई समझ नहीं लगी, यानी कि उस दिन किसको मारना था? उस दिन भी नज़ीर को मारना था। नज़ीर के छोटे भाई, उसका क्या नाम? माना कहते हैं उसको। अच्छा, जो तुम लोगों को सुपारी मिली थी वो नज़ीर को मारने की मिली थी या माने को मिली मारने? नहीं है, मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है। मारना किसको था? शहबाज लाला मरवाना किसको चाहता था? किसी को, तीनों में से किसी को भी? क्यों? जायदाद के तनाज़े में। तो फिर नज़ीर को क्यों मारा? वो टारगेट आसान था? यानी कि वो टारगेट, मतलब हाँ जी, टारगेट आ गया ना, मतलब उसका पता चल गया ना कि ये इधर आता है, इसलिए वो जो है ना उसका फिर तो जो छोटा जिसको पहले मारने की कोशिश की वो क्यों नहीं उस दिन मरा? सर वो मतलब वो घर से नहीं निकला, तो इसीलिए वो जो टाइमिंग नहीं बनी, तो इसीलिए ये नज़ीर बिल्ला जो है ना, फिर इसकी टाइमिंग बन गई, फिर इसका मर्डर हो गया। पुलिस वाले कहते हैं कि एक दिन तुम लोग गाड़ी पे गए और कोई वो डिफेंस गए थे हम, और वो हैवी बाइक पे था? सलमान भट्ट, मैं और वो नुमान भट्टी, हम ना डिफेंस गए थे। अच्छा। तो वो अचानक मतलब घर से नहीं निकले, मतलब अल्लाह की तरफ से ही लगा लो, मतलब नहीं निकले। आपने ये भी सुना कि मुल्जिमान जो थे वो तीनों में से किसी भी एक भाई को कत्ल करना चाहते थे, और कत्ल करने का मकसद सिर्फ ये था कि उस फैमिली को मैसेज मिल जाए कि अपनी जायदाद में से इनको हिस्सा दे दे। और इसी चीज़ के लिए शहबाज लाला जो था वो दुबई जाके बैठ गया और उसने इनको कहा कि तीनों में से जो भी पहले इनके टारगेट में है उसको कत्ल कर दिया जाए, और उसके एवज़ इन सारों को सुपारी जो थी वो मिलनी थी। और कंफर्म सुपारी किसी एक की नहीं थी, तीनों में से जिसने भी मरना था उसके हवाले से इनको पैसे मिल जाने थे। ਸਗਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੇਖੀਆਂ ਹਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੁਆਣਾ ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਅੰਦਰ। लाहौर फिरदौस मार्केट के करीब एक कत्ल होता है जिसके अंदर मकतूल के भाई की जानिब से नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई उसके अंदर होशरबा इंकशाफात हुए। मालूम हुआ कि मकतूल को एक जानने वाले ने दुबई में बैठ के शार्प शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाया, और कत्ल की वजह पहले ही लगता ये था कि कोई जायदाद का तनाज़ा है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई मालूम हुआ कि वो 200 करोड़ रुपया भत्ता मांगता है। इस सारे मामले के ऊपर कैसे शार्प शूटर्स लाहौर में दोबारा से ऑपरेट होना शुरू हो गए हैं, कैसे लोगों के कनेक्शन जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम हुई साहब के पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। काइंड ऑफ यू। डॉक्टर साहब, ये जो फिरदौस मार्केट के करीब कत्ल हुआ, पहले यही लगता था कि शायद जायदाद के तनाज़े के ऊपर कत्ल कर दिया गया, लेकिन CIA ने जब मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया तो पता चला कि वो तो उजरती कातिल हैं और उनको बाकायदा 10 लाख रुपए सुपारी दी थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि ये सुपारी दी थी और 10 लाख रुपया, ये बात अभी तक हमारे पास इंटेरोगेशन में साबित हुई है। इसको एक तो ये कि हम एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ये बात कि ये जैसे आपने शुरू में कहा कि
दुबई बैठ के ये ऑपरेट करते हैं। अब की ये बात ठीक है, पहले ये काफ़ी तनासब कम हो गया था और ऐसे मामला जो हैं कम होना शुरू हो गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि पुलिस ने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व कर लिए थे और बहुत से लोग जो बाहर दुबई से ऑपरेट कर रहे थे उनको एक्स्ट्राडिशन उनकी हो गई थी। अब दोबारा से ये ट्रेंड शुरू हुआ है और तकरीबन आपके नॉलेज में होगा कि 3 केस ऐसे हमारे सामने आ चुके हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तरीके से शार्प शूटर्स को, जैसे आपने कहा, इन्वॉल्व किया गया और उनको इसी तरह पैसे दिए गए और उन्होंने आगे जाके एक्टिव होकर काम किया। अब ये इसका जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हमें कामयाबी मिल रही है। परेशानी की बात तब होती कि हमें ये पता चल जाता कि ये शॉप शूटर से हो रहा है लेकिन हम इनको पकड़ नहीं पा रहे, और इसमें हमारा सक्सेस रेट अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा है और जितने भी जो बंदे इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जा रहे हैं और जो कंसर्न बंदा इसमें इन्वॉल्व है उसके लिए हमने तहर्रुक भी कर दिया है रेड नोटिस के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, यू मस्ट बी नोइंग दैट, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके लिए हम यहाँ से लिख के भेजते हैं और फिर वो प्रॉपरली रेड नोटिस इशू होते हैं उसके फ्रांस से, इंटरपोल के दफ्तर से। वहाँ से जब वापस आता है तो हमें पता चल जाता है और जब भी वो पकड़ा जाता है, किसी जगह पर भी आइडेंटिफाई होता है, तो फिर उसके बाद वहाँ से उसके लिए एक्स्ट्राडिशन का लेटर जाता है और फिर वो एक्स्ट्राडिशन कंसर्न जिनके साथ हमारी ट्रीटीज़ हुई हैं, 50 से 60 मुल्क हैं जिनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन है, फिर वहाँ से वो बंदा हम वापस मंगवाते हैं और अब ये प्रोसीजर शुरू हो चुका है। इस केस में भी हमने रेड नोटिस के लिए तहर्रुक कर दिया। तो ये कितना टाइम लग जाता है? रेड नोटिस आप लोगों को मौसूल होगा और एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस और मुलजिम को पकड़ के वापस लाने में अमूमी तौर पे कितना टाइम दरकार होता है? देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि हमारी तरफ से ज़ाहिर है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है, यहाँ से CCP ऑफिस, IG ऑफिस, होम डिपार्टमेंट से इंटीरियर मिनिस्ट्री और उधर से फिर FIA को, ये फिर यहाँ से इंटरपोल के दफ्तर को जाता है, वो रेड नोटिस इशू करते हैं और बाकायदा नेट पे अवेलेबल होता है। रेड नोटिस जब नेट पे अवेलेबल होता है तो इवन कहीं भी वो बंदा हिट करेगा तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जिन मुल्कों में ये हिट करता है जहाँ जिनके साथ हमारी ट्रीटी है वो हमें इंटीमेट करते हैं, और जब वो हमें इंटीमेट करते हैं तो फिर हम उनको एक्स्ट्राडिशन एक नोटिस लिखते हैं उनकी ज़ुबान में। डॉक्टर साहब, लाहौर में अगर पिछले एक डिकेड की बात की जाए तो 10 सालों के अंदर ये चीज़ों का ट्रेंड जो था बहुत ज़्यादा कम हो गया था कि अंडरवर्ल्ड के बंदे जो थे वो बिल्कुल ना होने के बराबर सामने आ रहे थे। इसी तरह जो शार्प शूटर्स थे यानी उजरती कातिल, वो बहुत कम हो गए हुए थे। आप क्या समझते हैं कि ये पे दर पे जो 3-4 वाक़यात हुए हैं, अगर इनका देखा जाए, एक केस के अंदर 20,000 रुपया लिया है, एक केस के अंदर चंद लाख रुपए लिए हैं, इस केस के अंदर 10 लाख रुपए लिया है, इसकी क्या वजूहत हैं कि ये शार्प शूटर भी सामने आना शुरू हो गए हैं, अंडरवर्ल्ड लिंक लोग जो वो भी सामने आ रहे हैं और ये ऑपरेशन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली ये बात करूँगा कि बहुत से केस ऐसे होंगे जिसमें शार्प शूटर इन्वॉल्व हुए होंगे लेकिन हो सकता है पता ना चला हो, और द फैक्ट कि ये पता चलना शुरू हो गया है, इट शोज़ के पुलिस एक्टिव, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर है सोशो इकनॉमिक वजह, ज़ाहिर है जो इकनॉमिक इस वक्त सिस्टम चल रहा है हमारा, जो मसला इकनॉमिकली हम जिस तरह माशी हालात हैं उनमें ज़ाहिर है थोड़े अमाउंट पे भी लोग ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो दूसरा रीज़न है वो अब आप इस वक्त आजकल कोरोना की वबा भी फैली हुई है और ज़्यादा इकनॉमिकली डिप्राइव्ड है, सो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो शूटर्स हैं उनको मतलब उनका पता चलना कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब उनको उनकी फराहमी इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए ये केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका सामने आना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका पकड़ा जाना है। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में लाहौर पुलिस ने एक लिस्ट भी जारी की जिसके अंदर टॉप 20 जो नोटोरियस गैंगस्टर्स थे उनकी फहरिस्त थी। ऐसे नोटोरियस जो गैंगस्टर्स हैं जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात भी हैं, आप लोगों के पास लिस्ट भी मौजूद है, महकमा दाखिला भी उसको इंडोर्स करता है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लिस्ट बनती है और वो लिस्ट बनती है बेस्ड ऑन दी रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड में और रियलिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है।
रिकॉर्ड में ये होता है कि रिकॉर्ड में हो सकता है किसी के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मामलात पुराने हों और वो ख़त्म हो गए हों। हमारे लिए इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रियलिटी बेस्ड लिस्टों को अपग्रेड करते रहें, जो कि हम ऑपरेशन ब्रांच के साथ मिल के अपग्रेड करते रहते हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन वेरी प्रिसाइजली, इस केस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो मुलजिम है जिसने दुबई से बैठ के ऑपरेट करवाया, शहबाज लाला, उसके खिलाफ भी 8-10 लोगों को कत्ल करने के मुकदमा दर्ज हैं। उसके बाद जिसको उसने सुपारी दी नुमान, वो 20 से ज़ायद मुकदमात के अंदर कहा जा रहा है कि वो नॉमिनेटेड है और अकबरी, शादबाग, इन इलाकों के अंदर वो अपना बहुत ज़्यादा ना सिर्फ असर और रसूख रखता है बल्कि लोगों को गाय बगाए डराने के लिए फायरिंग और ज़ख्मी भी करता रहता है। ऐसे नासूर माशरे में मौजूद हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, या लोगों को जिनका नुकसान किया होता है उनके ऊपर दबाव डाल के सुलह कर लेते हैं। पुलिस की इसके अंदर फिर क्या कंट्रीब्यूशन है ऐसे लोगों को जिनको वो पकड़ती है लेकिन वो फिर बाहर आ जाते हैं? तो ऐसे नासूर जो माशरे के हैं उनके खिलाफ पुलिस क्या कर सकती है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझने की है कि हमारे यहाँ अगर केस को सही तरह प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए और प्रॉपर केस फाइल बनाई जाए, एविडेंस गैदरिंग प्रॉपर हो और उस बंदे को कन्विक्शन हो, तो उसका रिकॉर्ड बनता है। और हमारे कानून में बिल्कुल इसकी शिक मौजूद है सेक्शन 75 के मुताबिक कि अगर एक बंदे को बार बार कन्विक्शन हो रही है तो उसका रिकॉर्ड बनता है और उसकी पनिशमेंट भी एनहांस हो जाती है और वो हम अपनी केस फाइल में उसका इंदराज भी करते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये इस तरह के लोगों को सज़ा दिलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत ये होती है कि लोगों को भी इनकरेज करना कि अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो शेयर करें। अब ये बहुत सारे केस अभी भी मेरे पास केस ऐसे हैं जो चल रहे हैं, जो इंशाल्लाह हम जल्द की जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें लोग मतलब मर्डर हुए जिनका पता ही नहीं था कि वो उनको किसने मर्डर किया, लावारिस लाश मिली, उसमें फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले लाश को और फिर उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है कि कौन बंदे मुमकिन हो सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि एक हमने और काम भी किया है जो सिर्फ लाहौर में हो रहा है, जो बाकी जगह पर नहीं होता। वो ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेड नोटिस पे बाहर जब चले जाते हैं, उनका रेड नोटिस इशू हो जाता है, तो हमने लाहौर में एक स्पेशल काम ये किया हुआ है कि हम यहाँ से जहाँ उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मोबाइल नंबर लेके, तो उनके जो फ़ॉरेन मोबाइल नंबर होते हैं वो उन मुतलका कंट्रीज़ को भेजते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी उन लोकेशंस की वजह से, उन मोबाइल की लोकेशंस की वजह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं है, वो बंदे पकड़े जाते हैं। अब हमने ये काम भी शुरू कर दिया है, उसकी वजह से भी बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा इन लोगों के ऊपर, डिस्करेज होंगे जो लोग बाहर जाएंगे, कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर की वजह से हम ट्रैक डाउन हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि इस तरह के केसेस अभी कुछ हाल ही में उनका नंबर जो है वो बढ़ा है, लेकिन उसकी बड़ी वजह जो है वो कोरोना है और सेकेंडली उसकी बड़ी वजह सोशो इकनॉमिक यानी मुआशी बदहाली भी है, जिसकी वजह से लोग कर रहे हैं। पहले ये लोग लाखों रुपए में इंगेज किए जाते थे और किसी की जान की कीमत जो थी वो लाखों रुपए थी, लेकिन अभी कुछ हज़ार रुपए में भी लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और इस केस के अंदर भी जो कत्ल करवाने वाला है और जो कत्ल करने वाला है उनके दरमियान भी 10 लाख रुपया हुआ और जिसने कत्ल करवाया है वो 200 करोड़ रुपए के करीब रकम का तकाजा कर रहा है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि ये आया जायदाद का तनाज़ा था या भत्ताखोरी है, और जिन मुल्ज़िमान ने ये किया है उनके खिलाफ भी इस किस्म का चालान बनाया जा रहा है कि वो मैक्सिमम पेनल्टी जो है उनको अवॉर्ड हो। लाहौर में एक दफ़ा फिर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, भत्ताखोर और शार्प शूटर जो हैं वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। अगर रवां साल की बात की जाए तो 3 से ज़ायद वाक़यात जो है वो रोनुमा हो चुके हैं, जिसके अंदर दुबई में बैठकर लोगों ने शार्प शूटर्स को सुपारी दी और उसके बाद अपने दुश्मनों को कत्ल करवाया। ये वाक़या भी अपेरेंटली इसी तरह लग रहा है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का मानना था कि ये जायदाद का तनाज़ा है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ रही है तो इसके अंदर ना सिर्फ भत्ते का अंसर शामिल होता जा रहा है बल्कि 200 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो मकतूल से मांगी जा रही है और उसके बुरसा को अभी भी दुबई से कॉल्स आ रही हैं कि 200 करोड़ रुपया भत्ता दिया जाए, वगरना उसके दीगर भाइयों और बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कोरोना वायरस और मौशी बदहाली जो है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं जन्म ले रही हैं। पहले शार्प शूटर्स
बंदे को कत्ल करने के लिए लाखों रुपया मुआवजा लेते थे, लेकिन अब हज़ारों रुपए में भी ये काम हो रहा है। और उनका कहना है कि टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है और अंडरवर्ल्ड और सुपारी लेकर अफराद को जो कत्ल कर रहे हैं उनको जल्द कानून अपनी गिरफ्त में ले लेगा। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।